नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कार्लो रोवेली की किताब 7 ब्रीफ लेसन्स ऑन मॉडर्न फिजिक्स की भूमिका यानी प्रीफेस पर। ये किताब, जैसा कि भूमिका बताती है, खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो शायद आधुनिक विज्ञान मतलब मॉडर्न साइंस के बारे में ज्यादा नहीं जानते। हाँ बिल्कुल। और ये भूमिका एक तरह से दरवाजा खोलती है, बताती है कि किताब में क्या मिलेगा, लेकिन बड़े आराम से। इसका मकसद है 20वीं सदी में जो फिजिक्स में क्रांति हुई, जो रेवोल्यूशन आया और जो नए सवाल खड़े हुए, उनका एक तेज ओवरव्यू देना। हाँ, ओवरव्यू, और वो भी ऐसा कि कोई डरे नहीं। भूमिका में सबसे पहले जिक्र आता है आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। अच्छा। और उसे रोवेली ने सबसे खूबसूरत सिद्धांत, द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ थ्योरीज कहा है। हाँ, खूबसूरत। ये शब्द अपने आप में कितना कितना अलग है साइंस के लिए, है ना? जैसे कोई कला की बात हो रही हो, ये तुरंत ध्यान खींचता है। बिल्कुल। और शायद यही मकसद है। फिर भूमिका हमें बताती है कि दूसरा पार्ट क्वांटम मैकेनिक्स पर है, और वहीं पर वो कहती हैं आधुनिक भौतिकी के सबसे ज्यादा हैरान करने वाले मतलब बैफलिंग पहलू छिपे हैं। हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स तो है ही ऐसी चीज, मतलब हमारी रोजमर्रा की दुनिया से बिल्कुल अलग। बिल्कुल। फिर भूमिका आगे बढ़ती है, ब्रह्मांड यानी कॉस्मोस की बनावट की बात होती है। अच्छा, बड़े स्केल पर। हाँ बिल्कुल। और फिर एकदम छोटे स्केल पर मूल कण, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जिनसे सब कुछ बना है। और फिर वो बड़ी चुनौती क्वांटम ग्रेविटी, जहाँ आइंस्टीन और क्वांटम मैकेनिक्स मिलते नहीं है। एग्जैक्टली। वो पहेली भूमिका उसे भी सामने रखती है। ये नहीं कि सिर्फ जो पता है वो बताया, जो नहीं पता वो भी। ये ईमानदारी अच्छी लगती है। पाठक को लगता है कि हाँ, ये सिर्फ तारीफ नहीं है, असलियत भी है। सही बात। और फिर संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी का जिक्र है, और ब्लैक होल्स की गर्मी, हीट। अरे हाँ, ब्लैक होल्स। ये विषय दिखाते हैं कि 20वीं सदी की फिजिक्स ने हमें कितनी कितनी अनएक्सपेक्टेड दिशाओं में सोचने को मजबूर किया है। बिल्कुल। ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, ये सोचने के नए तरीके हैं। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो है आखिरी पाठ का जिक्र। हाँ। भूमिका कहती है कि आखिरी पाठ हमारे बारे में है। मतलब इस पूरी विशाल अजीब सी दिखती दुनिया में जो फिजिक्स हमें दिखा रही है, उसमें हम इंसान कहाँ फिट होते हैं? ये बहुत गहरा सवाल है, और ये सीधा पाठक से जुड़ता है ना। बिल्कुल। ये साइंस को सिर्फ वैज्ञानिकों की चीज नहीं रहने देता। सही। और भूमिका में एक और छोटी सी पर जरूरी बात है। ये पाठ असल में एक इटालियन अखबार के संडे सप्लीमेंट में छपे थे। अच्छा, अखबार में? हाँ। ये दिखाता है कि विज्ञान कैसे हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर का एक जरूरी हिस्सा है, या होना चाहिए, जैसे आर्ट या लिटरेचर। सही कहा। तो संक्षेप में कहें तो ये भूमिका एक रोमांचक सफर का वादा करती है। हाँ, आइंस्टीन के खूबसूरत सिद्धांत से लेकर क्वांटम की अजीब दुनिया तक, फिर ब्रह्मांड की विशालता से लेकर सबसे छोटे कणों तक, और आखिर में घूम फिर कर वापस हम तक, हमारे अपने अस्तित्व तक। तो ये थी भूमिका की एक झलक। इसने वाकई पढ़ने की उत्सुकता जगा दी है। हाँ, और यहाँ शायद हम एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। जरूर। कि अगर फिजिक्स जिस रियलिटी, जिस वास्तविकता की बात करती है, वो हमारी रोजमर्रा की समझ से इतनी अलग, इतनी अजीब है, तो क्या इसे थोड़ा सा भी समझने की कोशिश हमारे दुनिया देखने के नजरिए को बदल सकती है? क्या ये हमें थोड़ा और विनम्र बना सकती है, थोड़ा और जिज्ञासु? सोचने वाली बात है। बहुत अच्छा सवाल है। Now starting. First lesson. The most beautiful of theories. सबसे सुंदर सिद्धांत। स्वागत है। आज हम विज्ञान के एक बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प विचार की गहराई में उतरेंगे। आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत, मतलब थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, और खास तौर पर ग्रेविटी को देखने का उनका एकदम नया नजरिया। इसे अक्सर सबसे खूबसूरत सिद्धांत भी कहते हैं। हाँ, ये वाकई में बहुत एलिगेंट थ्योरी है। और हम जो आज बात कर रहे हैं वो आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत, एक सुंदर ब्रह्मांड नाम की किताब के कुछ हिस्सों से ली गई है। पता है, एक बात बड़ी मजेदार है। युवा आइंस्टीन ने एक बार लगभग पूरा साल, मतलब कोई खास पढ़ाई नहीं की। अच्छा। हाँ, बस ऐसे ही घूमना, कांट को पढ़ना, और पाविया यूनिवर्सिटी में जो मर्जी आई वो लेक्चर सुन लिए। कभी कभी लगता है ना कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल लगता है। पर शायद वो खाली वक्त, वो सोचना, वही सबसे जरूरी होता है। सही बात है, दिमाग को स्पेस चाहिए होता है। खैर, फिर ज्यूरिक में पढ़ाई पूरी की, और 1905 में, जिसे उनका चमत्कारी साल कहते हैं,
उन्होंने 3 कमाल के पेपर लिखे। हाँ, 1905 तो गजब था। एक ने बताया कि एटम्स सच में होते हैं, दूसरे ने क्वांटम मैकेनिक्स की नींव रखी, और तीसरा वो जिसने बताया कि समय सबके लिए एक जैसा नहीं बीतता। स्पेशल रिलेटिविटी। हाँ, स्पेशल रिलेटिविटी। सोचो अगर 2 जुड़वा भाई हों और एक बहुत तेज रॉकेट में जाए तो लौटकर वो अपने भाई से छोटा होगा। है ना कमाल की बात। टाइम सबके लिए एक जैसा नहीं है। आइंस्टाइन फेमस तो हो गए, पर एक चीज उन्हें परेशान कर रही थी। उनकी ये नई थ्योरी न्यूटन के ग्रेविटी के नियम से वो फिट नहीं बैठ रही थी। ये एक बड़ी पजल थी उनके लिए। और यहीं से शुरू हुई 10 साल की मेहनत, गलतियां भी हुई, पर अंत में एक शानदार आइडिया मिला। बिल्कुल, आइंस्टाइन ने ग्रेविटी को समझने का पूरा तरीका ही बदल दिया। हाँ। न्यूटन सोचते थे कि स्पेस एक खाली डिब्बे जैसा है और ग्रेविटी एक अनदेखी ताकत है, एक फोर्स जो खींचती है। हाँ, जैसे सेब पेड़ से नीचे गिरता है तो धरती उसे खींच रही है। सही। पर आइंस्टाइन ने सोचा, क्या हो अगर ग्रेविटी कोई फोर्स हो ही ना? क्या हो अगर स्पेस खुद ही मुड़ जाता हो? स्पेस मुड़ जाता हो? कैसे? उन्होंने कहा कि स्पेस खाली और फ्लैट नहीं है। जहां भी कोई भारी चीज होती है, जैसे सूरज या धरती, वो अपने आसपास के स्पेस को वैसे ही मोड़ देती है जैसे समझो एक तनी हुई चादर पर भारी गेंद रख दो। अच्छा, तो चादर बीच में धंस जाती है? हाँ, तो सूरज अपने चारों तरफ स्पेस को ऐसे ही मोड़ देता है। ये स्पेस का मुड़ना ही ग्रेविटी है। तो फिर धरती सूरज की चक्कर क्यों लगाती है अगर सूरज खींच नहीं रहा है तो? यही तो असली मजा है। धरती इसलिए चक्कर लगाती है क्योंकि सूरज ने स्पेस को मोड़ दिया है और धरती बस उस मुड़े हुए रास्ते पर एक तरह से सीधा चलने की कोशिश कर रही है। अरे वाह, जैसे वो कीप नहीं होती है फनल, उसमें कंचा डालें हाँ। तो गोल गोल घूमता हुआ नीचे जाता है। बिल्कुल, उसे कीप की दीवारें घुमाती हैं, बीच से कोई खींचता नहीं है। धरती के साथ भी कुछ ऐसा ही है। कमाल है, ये तो सोचने का एकदम अलग तरीका है। हाँ, और इस खूबसूरत आइडिया को आइंस्टाइन ने एक छोटे से समीकरण में समेट दिया। रैब माइनस हाफ आर जैब इक्वल्स टैब। बाप रे, ये समीकरण तो डरावना लग रहा है। हाँ, देखने में है, पर इसका मतलब बहुत गहरा और सुंदर है। देखो, एक तरफ है स्पेस और टाइम की ज्योमेट्री, मतलब वो कैसे मुड़ रहे हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ है कि उस जगह पर कितना मैटर और एनर्जी है। ये समीकरण इन दोनों को जोड़ता है। जहाँ मैटर है वहाँ स्पेस मुड़ जाता है। सिंपल। अच्छा, मतलब मैटर टेल्स स्पेस टाइम हाउ टू कर्व, स्पेस टाइम टेल्स मैटर हाउ टू मूव। ये सुना है मैंने। बिल्कुल यही। और इस एक इक्वेशन से कितनी चीजें निकली। जैसे आइंस्टाइन ने कहा कि किसी तारे के पास से गुजरने वाली रोशनी सीधी नहीं बल्कि मुड़ जाएगी। और ये सच निकला। 1919 में इसे देखा गया था ना? हाँ बिल्कुल, इक्लिप्स के दौरान। सिर्फ स्पेस ही नहीं, टाइम भी मुड़ता है। समय भी? वो कैसे? थ्योरी कहती है कि जहाँ ग्रेविटी ज्यादा स्ट्रांग है, जैसे धरती की सतह के पास, वहाँ टाइम थोड़ा धीरे चलता है। धीरे? मतलब घड़ियां स्लो हो जाती हैं? हाँ, बहुत हल्का सा फर्क होता है, पर होता है। और जहाँ ग्रेविटी कम है, जैसे पहाड़ की चोटी पर, वहाँ टाइम थोड़ा तेज चलता है। इसे बहुत प्रिसाइज एटॉमिक क्लॉक से मापा गया है। तो वो जुड़वा भाइयों वाली बात, अगर एक पहाड़ पे रहे और दूसरा समुद्र किनारे, तो सालों बाद मिलने पर पहाड़ वाला भाई सच में उम्र में थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना अजीब? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। और ब्लैक होल्स, वो भी इसी थ्योरी से आते हैं? बिल्कुल। जब कोई बहुत बड़ा तारा मरता है तो वो अपने ही वजन से इतना सिकुड़ता है कि स्पेस को मानो फाड़ ही देता है, इतना ज्यादा मोड़ देता है कि एक ब्लैक होल बन जाता है। एक ऐसी जगह जहां से रोशनी भी बाहर नहीं आ सकती। हाँ, पहले ये सिर्फ थ्योरी थी, पर अब तो हम आसमान में इन्हें ढूंढ चुके हैं, देख चुके हैं। और बिग बैंग, ब्रह्मांड का फैलना, वो भी इसी थ्योरी का नतीजा है। पता चला कि पूरा ब्रह्मांड फैल रहा है, तो अगर हम समय में पीछे जाएं तो सब कुछ एक बहुत छोटी गर्म जगह से शुरू हुआ होगा, बिग बैंग। और एक और चीज, स्पेस खुद लहरों की तरह हिल सकता है। इन्हें कहते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स, गुरुत्वाकर्षण तरंगें, जिन्हें हाल ही में डिटेक्ट किया गया है। सालों की कोशिश के बाद। ये सब उसी एक थ्योरी से निकला है। तो आइंस्टाइन की ये जनरल रिलेटिविटी हमें एक ऐसे ब्रह्मांड की तस्वीर दिखाती है जो किसी सपने जैसा लगता है। फैलता हुआ ब्रह्मांड, ब्लैक होल्स, मुड़ता हुआ स्पेस, धीरे बहता समय और लहरों वाला स्पेस। हाँ, पर ये सपना नहीं, ये हकीकत की एक ज्यादा गहरी समझ है।
इस थ्योरी की खूबसूरती किसी महान संगीत या कला जैसी है। इसे समझने में मेहनत लगती है, पर दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। बिल्कुल। ग्रेविटी कोई रहस्यमय खिंचाव नहीं, बल्कि स्पेस और टाइम का मुड़ना है। जाते जाते एक सवाल दिमाग में आता है, अगर स्पेस खुद मुड़ सकता है, खींच सकता है, लहरों की तरह हिल सकता है, तो ब्रह्मांड के इस कपड़े में, इस फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम में और कौन-कौन सी छिपी हुई बातें हो सकती हैं? ये बड़ा सवाल है। अगर स्पेस और टाइम सिर्फ एक खाली स्टेज नहीं, बल्कि कहानी के किरदार हैं, तो फिर असलियत, रियलिटी का असली मतलब क्या है? सोचने वाली बात है। Now starting, second lesson, Quanta. नमस्कार। आज हम विज्ञान की एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी अजीब सी दुनिया में झांक रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। सोचिए, 20वीं सदी की फिजिक्स, दो बड़े सितारे हैं इसमें। एक तरफ है आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी, है ना, एकदम साफ सुलझी हुई सी। बड़े स्केल पर यूनिवर्स को समझने के लिए। और दूसरी तरफ है क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तो बदल दी, जैसे कंप्यूटर जिससे हम काम कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, टेक्नोलॉजी में तो क्रांति ला दी इसने। पर है ये आज भी एक पहेली जैसी, थोड़ी रहस्यमयी। सही कहा। तो आज की हमारी चर्चा इसी क्वांटम मैकेनिक्स पर है। कहाँ से आया ये विचार, इतना जरूरी क्यों है, और क्यों ये आज भी इतना अजीब लगता है? चलिए देखते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, कहानी असल में शुरू होती है 1900 में। एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, मैक्स प्लैंक। अच्छा। वो एक कैलकुलेशन में फंसे हुए थे, तो उसे हल करने के लिए उन्होंने एक, कह सकते हैं, जुगाड़ लगाया, एक गणितीय तरकीब। जुगाड़? कैसा जुगाड़? उन्होंने मान लिया कि एनर्जी जो है वो लगातार बहने वाली नदी जैसी नहीं है, बल्कि वो छोटे छोटे अलग अलग पैकेट्स में आती है। इनको उन्होंने क्वांटा कहा। क्वांटा, ओके। हाँ, ये तरकीब काम तो कर गई गणित के हिसाब से, पर प्लैंक खुद भी हैरान थे कि भाई ऐसा क्यों है। ये तो बस हिसाब लगाने का तरीका था उनके लिए। फिर 5 साल बाद आए आइंस्टाइन। आइंस्टाइन, यहाँ मजा आता है। हाँ, आइंस्टाइन ने प्लैंक के काम को देखा और कहा, अरे ये सिर्फ गणित नहीं है, ये असलियत है। वाह। उन्होंने समझाया कि रोशनी, मतलब लाइट, वो असल में ऐसे ही एनर्जी पैकेट से बनी है, जिन्हें आज हम फोटॉन्स कहते हैं। फोटॉन्स, हाँ, सुना है। और मजे की बात यह है कि अपने पेपर में उन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि ये साबित हो गया। उन्होंने लिखा, मुझे ऐसा लगता है। क्या बात है, मतलब इतने बड़े जीनियस भी हिचकिचाते हैं। बिल्कुल, विनम्रता देखिए। और इसी खोज के लिए, फोटॉन्स वाली, उन्हें नोबेल प्राइज मिला, रिलेटिविटी के लिए नहीं। अच्छा, ये तो कमाल की बात है। तो आइंस्टाइन ने इस बच्चे को, मतलब इस थ्योरी को जन्म दिया एक तरह से। हाँ, उन्होंने पाला पोसा, लेकिन फिर ये बच्चा बड़ा होकर ऐसी राह पर निकल गया जिसे आइंस्टाइन खुद कभी पूरी तरह अपना नहीं पाए। तो फिर आगे क्या हुआ? कौन आया सीन में? इसके बाद आए डेनमार्क के नील्स बोर, बड़े मशहूर फिजिसिस्ट। नील्स बोर? हाँ, उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए क्वांटम आइडिया का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाँ, उनकी एनर्जी भी फिक्स्ड लेवल्स में होती है, मतलब कुछ खास मात्रा में ही हो सकती है। अच्छा। और वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे पर अचानक कूद सकते हैं, छलांग लगा सकते हैं। यही है फेमस क्वांटम लीप्स। क्वांटम लीप्स, ये शब्द तो सुना है। हाँ, और जब वो कूदते हैं तो या तो फोटॉन छोड़ते हैं या पकड़ लेते हैं, एनर्जी का लेन देन। ठीक है, तो एनर्जी पैकेट्स में, लाइट पैकेट्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी फिक्स लेवल्स में, लेकिन असली, वो कहते हैं ना, धमाका तो अभी बाकी था। बिल्कुल, असली भूचाल आया 1925 में। एक बहुत ही यंग जर्मन वैज्ञानिक थे, वर्नर हाइजेनबर्ग, मुश्किल से 23-24 साल के। अच्छा, इतनी कम उम्र में? हाँ, और उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के गणितीय रूप, मतलब उसकी इक्वेशंस तैयार की, लेकिन उनका जो मूल विचार था इसके पीछे, वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। क्या था वो आइडिया जिसने सबको इतना हिला दिया? हाइजेनबर्ग ने कहा, सोचिए कि इलेक्ट्रॉन जैसी चीजें हमेशा होती ही नहीं है। क्या मतलब? होती नहीं है? उनका कोई पक्का स्थान या पक्का गुण, जैसे स्पीड, तब तक होता ही नहीं है जब तक हम उन्हें देखते नहीं। मतलब जब तक वो किसी चीज से टकराते नहीं, इंटरैक्ट नहीं करते। ये क्या बात हुई? कल्पना कीजिए, जैसे भगवान ने दुनिया की तस्वीर गहरी पक्की लाइनों से नहीं बनाई, बल्कि हल्के धुंधले डॉट से बनाई हो। कोई भी चीज तब तक कहीं यहाँ या वहां पक्के तौर पर नहीं होती जब तक उसका किसी दूसरी चीज से सामना ना हो जाए। बाप रे, ये तो बहुत ही अजीब है। मतलब हम पक्का बता ही नहीं सकते कि एटम कहाँ मिलेगा, बस संभावना, प्रोबेबिलिटी। एग्जैक्टली, बस संभावना। और ये चीज आइंस्टाइन को बिल्कुल पसंद नहीं आई।
लेकिन एक मिनट, अगर एटम के लेवल पर सब कुछ इतना अनिश्चित है, इतना प्रोबेबिलिटी वाला है, तो हमारी ये दुनिया, ये मेज, ये कुर्सी, ये सब इतने ठोस और पक्के क्यों लगते हैं? ये मिलियन डॉलर सवाल है और इसका जवाब आसान नहीं है। फिजिसिस्ट आज भी इस पर बहस करते हैं, लेकिन इस अनिश्चितता के बावजूद ये थ्योरी अविश्वसनीय रूप से कामयाब है। स्कूल में केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल याद है? हाँ, बिल्कुल। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, यूरेनियम तक इक्वेशन से निकलते हैं। ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है, पूरी केमिस्ट्री एक इक्वेशन में। लेकिन आपने कहा आइंस्टाइन को ये पसंद नहीं आया। हाँ, आइंस्टाइन को ये चांस वाली बात, ये भगवान पासे फेंकता है वाली फिलॉसफी बिल्कुल रास नहीं आई। वो मानते थे कि दुनिया इतनी रैंडम, इतनी बेतरतीब नहीं हो सकती। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने नील्स बोर के साथ सालों तक बहस की। वो दिमागी प्रयोग, मतलब थॉट एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन करते थे, जैसे वो एक मशहूर लाइट बॉक्स वाला प्रयोग है। वो ये साबित करने के लिए कि देखो, तुम्हारी क्वांटम मैकेनिक्स में कहीं ना कहीं कोई झोल है, कोई गड़बड़ है। और बोर क्या कहते थे? और बोर भी बड़े दिमाग वाले थे। वो हमेशा आइंस्टाइन के तर्कों का जवाब ढूंढ लेते थे। वो दिखाते थे कि नहीं, क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से ये ऐसे ही काम करेगा। मतलब बोर हमेशा जीत जाते थे। बहस में तो हाँ। आखिर में आइंस्टाइन को भी मानना पड़ा कि चलो ठीक है, थ्योरी में कोई अंदरूनी गड़बड़ नहीं है, ये कंसिस्टेंट है। पर वो हमेशा ये मानते रहे कि इसके पीछे कोई गहरी, कोई ज्यादा सीधी सादी सच्चाई छुपी होगी, जिसे हम अभी समझ नहीं पाए हैं। और आज 100 साल बाद भी हम लगभग वहीं खड़े हैं। एक तरह से हाँ। क्वांटम मैकेनिक्स की इक्वेशंस तो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में, केमिस्ट्री में, यहाँ तक कि बायोलॉजी में भी। अच्छा। इनके बिना मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स तो सोच भी नहीं सकते थे। ट्रांजिस्टर, लेजर, सुपरकंडक्टर, ये सब क्वांटम इफेक्ट्स पर ही आधारित हैं। लेकिन वो जो गहरा वाला सवाल है, वो रहस्य, वो अभी भी है। बिल्कुल। क्वांटम थ्योरी ये नहीं बताती कि कोई चीज अपने आप में क्या है। वो ये बताती है कि एक चीज दूसरी चीज के साथ कैसे इंटरैक्ट करती है, उसे कैसे प्रभावित करती है। तो क्या असलियत सिर्फ इन इंटरैक्शंस में ही है? क्या चीजों का अपना कोई स्वतंत्र वजूद है ही नहीं जब तक वो किसी और से टकरा ना जाए? ये सवाल आज भी फिजिसिस्ट और फिलोसोफर दोनों को परेशान करते हैं। तो आखिर में ये क्वांटम मैकेनिक्स है क्या? हकीकत में गहरा गोता, या एक बहुत ही कामयाब गलती, या फिर दुनिया की बनावट के बारे में कोई ऐसा गहरा इशारा जिसे हम अभी तक पूरी तरह समझ या कहीं के पहचाने पाए हैं? कहते हैं कि जब नील्स बोर की मृत्यु हुई तो उनके स्टडी रूम में ब्लैक बोर्ड पर आइंस्टाइन के उसी लाइट बॉक्स वाले थॉट एक्सपेरिमेंट का चित्र बना हुआ था। अरे! वो आखिरी समय तक उस पर सोच रहे थे, आखिरी पल तक जानने की इच्छा और आखिरी पल तक शक। शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि ज्ञान की इस यात्रा में सवाल अक्सर जवाबों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। बात तो सोचने वाली है। और इसी सोच के साथ एक सवाल हम भी छोड़ जाते हैं। अगर हाइजेनबर्ग सही थे कि चीजें तभी असली होती हैं जब वो इंटरैक्ट करती हैं, तो उस वक्त दुनिया कैसी होती जब कोई उसे देख नहीं रहा होता? Now starting, third lesson, the architecture of the cosmos, ब्रह्मांड की वास्तुकला। नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं, ये समझने की कोशिश कि हम इंसानों ने इस विशाल ब्रह्मांड, इस कॉस्मोस को कैसे समझा है। हाँ, मतलब हजारों सालों में हमारी सोच कैसे बदली है, कहाँ से शुरू हुई और आज हम कहाँ पहुंचे हैं। हाँ, और ये सारी जानकारी हमें विज्ञान की एक कहानी से मिली है जो इसे बड़े आसान तरीके से समझाती है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन ये देखना है कि ब्रह्मांड का नक्शा हमारी आंखों के सामने कैसे बदला, वो सीधी सपाट दुनिया की सोच से लेकर अरबों गैलेक्सीज वाले एक फैलती हुई यूनिवर्स तक। हाँ, सोचिए जरा, हजारों साल पहले जब लोग रात को आसमान देखते होंगे, उनके लिए दुनिया कैसी दिखती होगी? बहुत ही अलग। बिल्कुल। हाँ। तो शुरुआत करें सबसे पुरानी सोच से। हाँ, करते हैं। हजारों साल तक क्या मानते थे लोग? धरती नीचे सपाट और आसमान बस एक छत की तरह ऊपर। हाँ। बहुत सिंपल सी तस्वीर थी। वो सही। लेकिन फिर पहला बड़ा बदलाव कब आया? वो आया करीब 2600 साल पहले। एनाक्सिमैंडर नाम के एक विचारक थे। अच्छा। उन्होंने सोचा, भाई ये सूरज, चांद, तारे रोज चक्कर कैसे लगाते हैं, सिर्फ ऊपर नीचे तो नहीं जाते। अच्छा। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, आसमान सिर्फ ऊपर नहीं है, ये तो चारों तरफ है। और हमारी धरती वो कोई चपटी थाली नहीं, बल्कि शायद एक पत्थर या सिलेंडर जैसा कुछ है। सिलेंडर जैसा? हाँ,
जो बिना किसी सहारे के अंतरिक्ष में मतलब स्पेस में तैर रहा है। बिना किसी सहारे के, ये तो उस जमाने के हिसाब से बहुत ही रेवोल्यूशनरी सोच रही होगी। बिल्कुल। फिर किसी ने सोचा, शायद पार्मेनिडीज या पिथागोरस ने, कि अगर धरती तैर रही है और हर दिशा बराबर है तो सबसे सही शेप क्या होगा? गोल, स्फीयर। एग्जैक्टली, गोल। बाद में एरिस्टोटल ने और पक्के वैज्ञानिक तर्क दिए इसके लिए, जैसे ग्रहण के वक्त चांद पर धरती की गोल छाया दिखती है। उन्होंने कहा हाँ, धरती गोल है और तारे ग्रहों वाला आसमान भी। और एरिस्टोटल की ये गोल धरती और उसके चारों ओर घूमते आसमान वाली तस्वीर, ये तो बहुत लंबे समय तक चली है ना? अरे हजारों साल तक, मिडिल एजेस तक यही पढ़ाया जाता था। डांटे और शेक्सपियर जैसे बड़े लेखकों ने भी स्कूल में यही पढ़ा था। सोचिए कितना गहरा असर था इस सोच का। लेकिन फिर कोपरनिकस आए और उन्होंने तो जैसे पूरी बाजी पलट दी। हाँ, यहीं से साइंटिफिक रेवोल्यूशन की असली शुरुआत मानी जाती है। कोपरनिकस ने कहा, ठीक है दुनिया गोल है, अरिस्टोटल सही थे, पर बीच में कौन है असली खिलाड़ी? सूरज। हाँ, धरती नहीं, सूरज। हमारी पृथ्वी तो बस एक प्लैनेट है, एक ग्रह जो खुद भी घूम रही है अपनी धुरी पर और सूरज के चक्कर भी लगा रही है। पर एक मिनट, अगर पृथ्वी इतनी तेजी से घूम रही है तो हमें महसूस क्यों नहीं होता? ये बात तो किसी को हजम नहीं हुई होगी आसानी से। बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ा झटका था, ये मानना कि हम इतनी तेजी से घूम रहे हैं और हमें पता भी नहीं चलता, और हम ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं हैं, बस एक ग्रह है जो सूरज के चक्कर लगा रहा है। इसने तो इंसान की पूरी सोच ही बदल दी अपनी जगह को लेकर। और फिर कहानी आगे बढ़ी, जैसे जैसे दूरबीनें मतलब टेलीस्कोप्स बेहतर होती गईं। हाँ, तो पता चला कि अरे हमारा सूरज और उसका परिवार यानी हमारा सोलर सिस्टम, ये तो बहुत ही छोटी सी जगह है। कुछ भी नहीं है बड़े पैमाने पर। बिल्कुल, हमारा सूरज तो अरबों तारों के एक विशाल झुंड का हिस्सा है, जिसे हम अपनी गैलेक्सी कहते हैं, आकाशगंगा, मिल्की वे। और हमारा सूरज भी कोई खास नहीं, बस उन अरबों में से एक। सही कहा, बस एक मामूली तारा। और कहानी यहाँ भी नहीं रुकी। अच्छा, इसके बाद क्या? 1930s के दशक में एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा कि हमारी अपनी गैलेक्सी भी अकेली नहीं है, ऐसी अरबों और गैलेक्सीज हैं। अरबों? हाँ, पूरा ब्रह्मांड जहाँ तक नजर जाती है ऐसी ही गैलेक्सीज से भरा पड़ा है। हम तो जैसे एक महाविशाल बादल में एक छोटा सा कण है। मुझे वो हबल स्पेस टेलीस्कोप की तस्वीर याद आ रही है। हाँ हाँ आसमान का एक छोटा सा बिल्कुल काला दिखने वाला हिस्सा लिया उन्होंने। हाँ, हबल डीप फील्ड। और उसमें भी हजारों धुंधले धब्बे दिखे, हर धब्बा एक पूरी गैलेक्सी जिसमें अरबों सूरज। और अब हमें पता है कि उनमें से ज्यादातर सूरजों के अपने ग्रह भी हैं। सोचिए कितने खरबों खरबों पृथ्वी जैसे ग्रह हो सकते हैं। दिमाग घूम जाता है सोचकर। सही में। लेकिन ये कहानी और भी पेचीदा है ना? स्पेस सीधा सपाट नहीं है। हाँ, रुकिए, ये अनंत फैलाव भी वैसा नहीं है जैसा पहले सोचते थे। स्पेस असल में चपटा, फ्लैट नहीं है। ग्रेविटी की वजह से ये मुड़ा हुआ है, कर्व्ड है। मुड़ा हुआ कैसे? जैसे किसी चादर पर भारी गेंद रख दे तो चादर बीच में धंस जाती है ना, वैसे ही तारे और गैलेक्सीज स्पेस को अपने आसपास मोड़ देते हैं। और कहीं कहीं ये मोड़ इतना ज्यादा होता है कि ब्लैक होल्स बन जाते हैं। बिल्कुल, ब्लैक होल्स बन जाते हैं। तो अब जो सबसे नई, सबसे ताजा तस्वीर है हमारे पास, वो क्या है? बिग बैंग वाली? हाँ, अब हम यही मानते हैं कि ये विशाल, लचीला, मुड़ा हुआ गैलेक्सीज से भरा ब्रह्मांड, जो करीब 14-15 अरब साल पुराना है, वो एक बहुत बहुत गर्म और घने, मतलब डेंस, एक छोटे से बिंदु या बादल जैसी शुरुआत से पैदा हुआ। एक महाविस्फोट, बिग बैंग के बाद ये फैलकर आज इतना बड़ा हुआ है और अभी भी फैल रहा है। वाह, क्या सफर रहा है। कहाँ वो सोच की धरती चपटी है और आसमान एक छत, हाँ, और कहाँ आज ये फैलता हुआ अरबों गैलेक्सीज वाला मुड़ा हुआ ब्रह्मांड जो एक धमाके से बना। इंसान की समझ ने वाकई गजब की छलांग लगाई है। लगाई तो है, पर क्या ये पूरी कहानी है? क्या हम सब कुछ जान गए? शायद नहीं। मतलब सवाल तो अब भी है, जैसे उस महाविस्फोट से पहले क्या था, या क्या हमारे ब्रह्मांड जैसे और भी ब्रह्मांड है, कोई मल्टीवर्स? फिलहाल हम पक्के तौर पर नहीं जानते, पर ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर जरूर करते हैं, है ना? कौन जाने, अगली बड़ी खोज शायद इन्हीं सवालों का जवाब दे।
Now starting, fourth lesson, particles, कण। नमस्कार। आज हम जरा गहराई में उतरते हैं उन बिल्कुल छोटी मतलब छोटी से छोटी चीजों को समझने के लिए जिनसे सब कुछ बना है, कण यानी पार्टिकल्स। हमारे पास एक किताब है कण, ब्रह्मांड के मौलिक निर्माण खंड। उसके कुछ जरूरी हिस्से देखेंगे। मकसद भाई ये समझना कि ये जो दुनिया है हमारे आसपास, ये आखिर बनी किस चीज से है और वो चीजें काम कैसे करती हैं, वो भी एकदम आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, हर चीज, हवा, पानी, हम खुद भी किससे बनी है? जवाब है एटम्स, है ना? पर कहानी एटम्स पर खत्म नहीं होती। उसके अंदर क्या है? बिल्कुल। एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, ठीक? और न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और इनके चारों तरफ वो इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। पर ये भी पूरी कहानी नहीं है। करीब 1960s में मरी जेलमैन जैसे वैज्ञानिकों ने बताया कि ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है ना, ये भी और छोटे कणों से बने हैं। उन्होंने नाम दिया क्वार्क्स। क्वार्क्स, अच्छा। हाँ, और कमाल की बात यह है कि सिर्फ 2 तरह के क्वार्क्स, जिन्हें हम अप और डाउन क्वार्क कहते हैं, और साथ में इलेक्ट्रॉन्स, बस ये 3 चीजें मिलकर ही वो सब कुछ बनाती हैं जो हमें दिखता है। आप, मैं, ये हवा, ये धरती, सब कुछ। अरे वाह, मतलब इतनी सारी वैरायटी बस इन 3 चीजों से। ये तो सोचना भी गजब है। पर ये क्वार्क्स, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर चिपके कैसे रहते हैं? कोई फेविकॉल टाइप चीज? हाँ, आप कह सकते हैं। एक बहुत मजबूत गोंद की तरह वो काम करते हैं, ग्लूऑन्स नाम के कण। ग्लूऑन्स, ठीक है। तो जो हमारे मूल कण हैं, मतलब एलिमेंट्री पार्टिकल्स, वो हुए इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स, फिर फोटॉन्स जो लाइट के कण हैं, और ये ग्लूऑन्स। इनके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे न्यूट्रिनोज और वो मशहूर हिग्स बोसॉन। पर हाँ, मुख्य यही है। जैसे वो लेगो ब्लॉक्स होते हैं ना, हाँ, बस मुट्ठी भर अलग अलग तरह के ब्लॉक से आप कुछ भी बना सकते हैं। ये कुछ वैसा ही है। ठीक है। ये तो हुई बनावट की बात। पर ये कण, इनका बर्ताव कैसा होता है? ये बिहेव कैसे करते हैं? क्या ये छोटी गेंदों की तरह होते हैं, इधर उधर लुढ़कते हुए? नहीं, यहीं पर मामला बड़ा दिलचस्प हो जाता है। ये हमारी रोजमर्रा की दुनिया की गेंदों जैसे बिल्कुल नहीं है। इनकी दुनिया चलती है क्वांटम मैकेनिक्स के अजीब नियमों से। बड़ी अजीब नियम है वो। अच्छा, क्वांटम मैकेनिक्स, हाँ सुना तो है। पर हाँ, तो इसके हिसाब से ये कण कभी तो एक ठोस कण पार्टिकल की तरह दिखते हैं, और कभी एक फैलती हुई लहर वेव की तरह। ये कोई स्थिर चीजें नहीं है। ये ज्यादा संभावनाएं हैं, या कहिए घटनाएं, हैपनिंग्स, जो लगातार बदलती रहती हैं। घटनाएं मतलब ये स्थिर नहीं है? बिल्कुल। एक तरह से ये लगातार पैदा होते और गायब होते रहते हैं, छोटी लहरों की तरह जो बनती बिगड़ती रहती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसे हम खाली जगह समझते हैं, वो सच में खाली नहीं है। एकदम सही। वो खाली जगह भी असल में इन कणों की लुका छुपी से भरी हुई है। वहाँ लगातार कण बन रहे हैं, मिट रहे हैं। एक सूक्ष्म, मतलब बिल्कुल बारीक लेवल पर न रुकने वाली हलचल हमेशा चलती रहती है। बाप रे। हाँ, जैसे समंदर दूर से शांत दिखता है, पर पास जाओ तो लहरें हिलती रहती है ना। हाँ, वैसे ही ब्रह्मांड असल में लगातार कांपता हुआ, बदलता हुआ है। स्थिरता बस एक भ्रम जैसा है। इस पूरी मतलब थोड़ी अजीब सी पर अद्भुत कहानी को समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने कोई फ्रेमवर्क तो बनाया होगा ना? हाँ, बिल्कुल। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। स्टैंडर्ड मॉडल? हाँ, ये नाम सुना है। इसे 1950s से लेकर 70s के बीच फाइनमैन और गेलमैन जैसे कई बेहतरीन दिमागों ने मिलकर तैयार किया था। और 2013 में जब सर्न में वैज्ञानिकों ने हिग्स बोसॉन को खोजा, हाँ, वो बड़ी खबर थी। बिल्कुल, तो जैसे इस मॉडल पे एक पक्की मोहर लग गई। वो एक बहुत बड़ा पल था। समझिए, दशकों की मेहनत सफल हुई थी। ये मॉडल अब तक खोजे गए ज्यादातर कणों और उनके इंटरैक्शंस को, मतलब वो आपस में कैसे मिलते जुलते हैं, उसे बहुत सटीकता से समझाता है। तो ये मॉडल काफी कामयाब रहा है, जाहिर है। पर विज्ञान में तो ऐसा होता है कि एक जवाब मिलता है तो कई नए सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या इस स्टैंडर्ड मॉडल के साथ भी ऐसा ही है? मतलब क्या इसमें कुछ कमियां हैं, ये कोई पहेलियां? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये परफेक्ट नहीं है। देखिए, पहली दिक्कत तो थोड़ी फिलोसफिकल टाइप है। ये मॉडल थोड़ा रीमिक्स्ड सा, या जैसे पैबंद लगा हुआ सा लगता है कई लोगों को। इसके जो समीकरण हैं, इक्वेशंस, वो काफी जटिल हैं, और उनसे सही जवाब पाने के लिए
रीनॉर्मलाइजेशन नाम की एक गणितीय तकनीक लगानी पड़ती है। रीनॉर्मलाइजेशन, ये क्या चीज? समझिए कि हिसाब करते हुए कुछ अनंत इनफाइनाइट वैल्यूज आ जाती हैं, तो ये तकनीक एक तरह से उन्हें कैंसिल आउट करके मतलब हटाकर काम लायक नतीजे निकालने का तरीका है। अच्छा, एक तरह का जुगाड़। हाँ, कुछ वैज्ञानिक ऐसा ही मानते हैं। महान पॉल डिराक भी इससे खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि ये बस एक गणितीय ट्रिक है, कोई गहरी सच्चाई नहीं। और दूसरी बड़ी और ज्यादा ठोस समस्या हाल में सामने आई है, वो है डार्क मैटर। हाँ, डार्क मैटर, इसके बारे में काफी सुनने में आता है। बिल्कुल। एस्ट्रोनॉमर्स ने मतलब खगोलविदों ने पक्का कर लिया है कि गैलेक्सीज जिस रफ्तार से घूम रही हैं, उसके हिसाब से उनमें दिखने वाले तारों और गैस से कहीं ज्यादा वजन होना चाहिए। ये अदृश्य वजन, जिसका सिर्फ गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी महसूस होती है पर वो दिखता नहीं, उसे ही डार्क मैटर कहते हैं। और स्टैंडर्ड मॉडल इसे नहीं समझा पाता? नहीं, स्टैंडर्ड मॉडल में ऐसा कोई कण है ही नहीं जो डार्क मैटर हो सके, और ये ब्रह्मांड का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो ये एक बहुत बड़ी पहेली है। तो जाहिर है वैज्ञानिक चुप तो नहीं बैठे होंगे। क्या कोई और बेहतर थ्योरीज बनाने की कोशिश हुई है? हाँ, कोशिशें तो लगातार जारी हैं। एक मशहूर कोशिश थी SU5 थ्योरी। वो गणित के हिसाब से बहुत सुंदर थी, एलिगेंट थी। लेकिन उसने भविष्यवाणी की थी कि प्रोटॉन जो एटम के न्यूक्लियस में होता है वो टूट सकता है, पर प्रयोगों में ऐसा कुछ दिखा नहीं, तो वो गलत साबित हुई। अच्छा, और आजकल सुपर सिमेट्री या स्यूजी थ्योरीज काफी चर्चा में है। ये कहती हैं कि हर जाने पहचाने कण का एक भारी सुपर पार्टनर कण भी होना चाहिए। सुपर पार्टनर? हाँ, इससे कुछ समस्याएं हल हो सकती हैं, ऐसा माना जाता है। पर दिक्कत यह है कि अब तक के सबसे शक्तिशाली पार्टिकल कोलाइडर्स में भी ऐसा कोई सुपर पार्टनर मिला नहीं है। तो सवाल अभी बाकी है। तो ये सब जानने के बाद हम आज कहाँ खड़े हैं? इस सब का मतलब क्या निकालें? देखिए, कमियां तो हैं, जैसा हमने बात की, खासकर डार्क मैटर वाली, पर उसके बावजूद स्टैंडर्ड मॉडल आज भी हमारे पास कणों की दुनिया का सबसे अच्छा नक्शा है। डार्क मैटर एक बड़ा सवालिया निशान है, सही है, पर बाकी लगभग हर चीज ये मॉडल सही बताता है। बहुत कामयाब रहा है ये। हो सकता है हम अभी इसे सही नजरिए से देखना नहीं सीखे हैं, या शायद जैसा आपने कहा, कहानी का कोई बड़ा हिस्सा भी गायब है। मतलब ये सोचना कितना आश्चर्यजनक है कि बस ये मुट्ठी भर कण जो आपने बताया लगातार पैदा और नष्ट होते रहते हैं, वही मिलकर ये पूरा ब्रह्मांड रचते हैं। और वो तारे, आकाशगंगाएं, ये पहाड़, नदियां, पेड़ पौधों और हम इंसान भी। बिल्कुल, ये कण मानो एक तरह की ब्रह्मांडीय वर्णमाला है, कॉस्मिक अल्फाबेट के अक्षर, और इनसे प्रकृति अनंत कहानियां लिख रही है। सिर्फ कुछ अक्षर, पर उनसे बनने वाली कहानियों की कोई सीमा नहीं। आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं और सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर हमारा शरीर, हमारा दिमाग, सब कुछ इन्हीं कणों से बना है, तो क्या हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा जो ये मैं होने का एहसास है, क्या ये सब भी इन्हीं कणों के जटिल खेल, इनके नाच का ही नतीजा है? सोचेगा जरूर। Now starting, 5th lesson, Grains of Space, अंतरिक्ष के कण। सोचिए, फिजिक्स की दो सबसे ताकतवर थ्योरीज, हाँ, जिनसे हम ब्रह्मांड को समझते हैं, वो एक दूसरे से सहमत ही नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे कोई कहे कि दिल्ली एक ही टाइम पर भारत की राजधानी है भी और नहीं भी। अजीब है ना? बिल्कुल अजीब है। और देखिए, ये आज की फिजिक्स की सबसे बड़ी चुनौती भी है। एक तरफ है आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी, हाँ, जो कहती है कि ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम को मोड़ देता है, उसे फ्लेक्सिबल सा बना देता है। ये तो बड़े स्केल पे काम करती है, ग्रह, तारे, गैलेक्सीज, इन सब पर। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी तरफ है वो क्वांटम मैकेनिक्स, जो एटम्स और पार्टिकल्स की छोटी अजीब सी दुनिया को देखती है। सही का, जहां एनर्जी और दूसरी चीजें छोटे छोटे पैकेट्स या क्वांटा में बटी होती हैं। ये ट्रांजिस्टर से लेकर लेजर्स तक सब कुछ समझने में मदद करती है। पर दिक्कत कहाँ है? दोनों अपनी अपनी जगह तो बहुत सक्सेसफुल है। एक दूसरे की भाषा ही नहीं समझती। आप ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल। तो वैज्ञानिक इस गुत्थी को कैसे सुलझा रहे हैं? फिर यहीं पर शायद क्वांटम ग्रेविटी की बात आती है। हाँ, बिल्कुल। क्वांटम ग्रेविटी वो बड़ा सपना है, समझिए, जो इन दोनों को एक ही थ्योरी में पिरोना चाहता है। अच्छा। और इसी सपने को हकीकत बनाने की एक मुख्य कोशिश है
लूप क्वांटम ग्रेविटी या LQG। लूप क्वांटम ग्रेविटी, LQG, सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। इसका मतलब मेन आइडिया क्या है आसान शब्दों में? इसका कोर आइडिया बड़ा दिलचस्प है। देखिए, रिलेटिविटी कहती है कि स्पेस डायनामिक है, हाँ। है ना, बदलता है। हाँ। और क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि फील्ड्स जो है वो छोटे छोटे क्वांटा से बने हैं। ठीक है। तो LQG कहता है क्यों ना स्पेस खुद ही क्वांटम से बना हो। स्पेस खुद क्वांटम से बना हो, मतलब जैसे कपड़ा धागों से बुना होता है वैसे? बिल्कुल, जैसे कपड़ा धागों से, वैसे ही स्पेस भी बुना हुआ हो सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि स्पेस एकदम स्मूथ कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि दानेदार है, छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ। एग्जैक्टली। LQG के मुताबिक स्पेस छोटे छोटे स्पेस के परमाणुओं से बना है। एटम्स ऑफ स्पेस आप कह सकते हैं। एटम्स ऑफ स्पेस। हाँ, इन्हें लूप्स कहते हैं क्योंकि गणित के हिसाब से ये बंद धागों जैसे होते हैं जो स्पेस के ताने बाने को बुनते हैं। अरे, और ये इतने छोटे हैं, इतने छोटे कि कल्पना करना भी मुश्किल है। एक परमाणु का जो न्यूक्लियस होता है ना, हाँ। उससे भी खरबों गुना छोटे। सोचिए, जैसे बहुत बारीक एकदम महीन बुनी हुई लोहे की जाली होती है ना, चेन मेल जैसी। बाप रे, ये तो हैरान करने वाली बात है। अगर स्पेस ऐसा है तो इसका मतलब रियलिटी फंडामेंटली चीजों से नहीं बनी, बल्कि उनके आपसी कनेक्शन से बनी है। सही पकड़ा, ये नजरिया ही बदल देता है। ये लूप्स स्पेस में नहीं है, वो खुद ही स्पेस है। अच्छा। और इसका एक और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला नतीजा निकलता है, वो समय पर पड़ता है। टाइम पर? वो कैसे? हम तो टाइम को लगातार बहता हुआ महसूस करते हैं, एक नदी की तरह। हाँ, हम करते हैं, लेकिन LQG के अनुसार इस बेहद छोटे पैमाने पर कोई एक यूनिवर्सल समय बह ही नहीं रहा। क्या? हाँ, बदलाव तो है, हर जगह है, लेकिन हर प्रोसेस, हर क्रिया अपनी लय में हो रही है। ऐसा नहीं कि कोई एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर है जो सबको एक साथ चला रहा है। तो टाइम बाहर से बहने वाली कोई नदी नहीं है? नहीं, बल्कि वो इन क्वांटम लूप्स के आपसी इंटरैक्शन से ही पैदा होता है, उभरता है, कह सकते हैं। तो हमारा जो स्पेस और टाइम का अनुभव है वो बस एक बड़े स्केल का एवरेज है। जैसे जैसे आपने कहा, दूर से शांत दिखने वाली झील, हाँ, हर पास जाओ तो लाखों नाचते पानी के अणु। बिल्कुल सही एनालॉजी है, एकदम परफेक्ट। फंडामेंटल लेवल पर हो सकता है समय जैसी कोई चीज हो ही ना। इस सोचना ही कितना अजीब है, क्योंकि हमारे सारे अनुभव तो इसी बहाव पर टिके लगते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल है, अगर ये थियोरीज इतनी फंडामेंटल चीजों की बात कर रही हैं, ये स्केल तो बहुत ही छोटा हुआ ना, तो क्या इन्हें टेस्ट करने का कोई तरीका है? हाँ, ये बहुत मुश्किल है। स्केल बहुत छोटा है जैसे आपने कहा, पर नामुमकिन नहीं। एक उम्मीद ब्लैक होल से है। ब्लैक होल से? कैसे? LQG कहता है कि जब कोई तारा ब्लैक होल बनने के लिए सिकुड़ता है तो वो अनंत घनत्व तक नहीं पहुंचता, इन्फिनिट डेंसिटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि स्पेस खुद दानेदार है, वो अनंत रूप से छोटा बिंदु बन ही नहीं सकता। अच्छा, तो फिर क्या होता है? पदार्थ बेहद घना होकर एक खास अवस्था में पहुंच जाता है, जिसे प्लैंक स्टार कहते हैं। प्लैंक स्टार, ये क्या चीज है? सोचिए, सूरज का पूरा मास एक एटम जितनी छोटी जगह में सिमट जाए, ये वो सीमा है जहां पदार्थ इतना सिकुड़ जाता है कि क्वांटम ग्रेविटी के नियम हावी हो जाते हैं। ओके। और इस पॉइंट पे क्वांटम दबाव ग्रेविटी को रोक देता है। जैसे किसी बहुत दबी हुई स्प्रिंग को छोड़ दें तो वो उछलती है ना, हाँ, तो ये भी उछलता है। बिल्कुल। फिर ये प्लैंक स्टार बाउंस कर सकता है, यानी वापस फैलना शुरू कर सकता है। मतलब ब्लैक होल एक तरह से फट सकता है। हाँ, एक तरह से। लेकिन रिलेटिविटी के टाइम डायलेशन इफेक्ट्स के कारण बाहर से देखने वालों के लिए ये प्रक्रिया अरबों साल लंबी दिख सकती है। ओह, तो शायद हम इसे देख ना पाएं। शायद सीधे नहीं, लेकिन हो सकता है भविष्य में हम इन धमाकों से निकली हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज को पकड़ पाएं। ये एक संभावना है। ये दिलचस्प है। अच्छा, अगर ब्लैक होल्स बाउंस कर सकते हैं तो क्या ये ब्रह्मांड की शुरुआत पर भी लागू होता है? बिग बैंग के बारे में LQG क्या कहता है? ये एक और क्रांतिकारी संभावना है। हो सकता है जिसे हम बिग बैंग कहते हैं वो असल में बिग बाउंस था। बिग बाउंस मतलब हो सकता है हमारा ब्रह्मांड एक पिछले सिकुड़ते हुए ब्रह्मांड के उछाल से बना हो। अरे वाह! वो पिछला ब्रह्मांड सिकुड़कर बेहद छोटा हुआ, एक ऐसी अवस्था से गुजरा जहां न स्पेस था न टाइम, जैसा LQG बताता है, और फिर उछलकर फैलना शुरू हुआ, जिसे हम आज देख रहे हैं। तो ये तो पूरी कहानी ही बदल देता है। मतलब
हमने देखा कि कैसे फिजिक्स की दो महान थ्योरीज आपस में उलझती हैं बिल्कुल। और कैसे लूप क्वांटम ग्रेविटी हमें बिल्कुल नया नजरिया देती है स्पेस का दानेदार होना, टाइम का शायद फंडामेंटल ना होना और प्लैंक स्टार्स और बिग बाउंस जैसी संभावनाएं। हाँ, और ये दिखाता है कि विज्ञान कैसे लगातार हमारी सहज बुद्धि को चुनौती देता है ना? जैसे कभी हमें लगता था पृथ्वी चपटी है या सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है। बिल्कुल। ब्रह्मांड को समझने की हमारी यात्रा लगातार जारी है और हर कदम पर नए गहरे रहस्य खुलते हैं। ये बाकी सोचने पर मजबूर करता है। अगर स्पेस और टाइम, जिन्हें हम अपनी रियलिटी का आधार मानते हैं, अगर वो भी फंडामेंटल नहीं है बल्कि किसी और गहरी चीज से उभरे हैं, तो फिर असलियत का असली ताना गाना क्या है? और हमारी रोजमर्रा की कौन सी जाहिर सी लगने वाली चीजें, कौन जाने सिर्फ ये पर्दा हो जिसके पीछे कुछ और ही चल रहा हो। Now, starting 6th lesson, probability, time and the heat of black holes. संभावना, समय और ब्लैक होल की ऊष्मा। कभी सोचा है चाय का कप जो है वो हमेशा ठंडा ही क्यों होता है? कभी खुद से गर्म क्यों नहीं हो जाता? हाँ, या फिर ये कि वक्त मतलब टाइम हमेशा आगे ही क्यों बढ़ता है, हम पीछे क्यों नहीं जा सकते? एग्जैक्टली। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। गर्मी यानी हीट, संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी और समय के इस अजीब से गहरे रिश्ते को। और हमारे साथ जेम्स मैक्सवेल, लुडविग बोल्ट्जमैन और हाँ, स्टीफन हॉकिंग जैसे बड़े वैज्ञानिकों के आइडियाज हैं। तो हमारा मिशन क्या है? समझना कि ये हीट आखिर है क्या भला, और ये हमेशा गर्म चीज से ठंडी चीज की तरफ ही क्यों बहती है, उल्टा क्यों नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, इसका हमारी टाइम की समझ से क्या लेना देना है? बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये गर्मी या हीट चीज क्या है? मुझे याद है पहले लोग सोचते थे कोई कैलोरिक नाम का फ्लूइड होता है। हाँ, कैलोरिक थ्योरी, एक इनविजिबल फ्लूइड जो गर्म चीजों से निकलकर ठंडी में जाता है। पर वो आइडिया गलत निकला। तो असलियत क्या है? असल में बहुत सिंपल है। कोई चीज गर्म है मतलब उसके अंदर के छोटे छोटे कण, एटम्स या मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से हिल डुल रहे हैं, बस। अच्छा, जैसे गर्म हवा में पार्टिकल ज्यादा तेजी से भाग रहे होते हैं और ठंडी हवा में धीरे धीरे। एग्जैक्टली। गर्म पानी मतलब पार्टिकल्स का जोरदार डांस, ठंडा पानी मतलब धीमा मूवमेंट। वाओ, ये तो सच में सिंपल है। हाँ, पर ये सिंप्लिसिटी ही इसकी गहराई है। मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन की ये खोज कि गर्मी बस कणों की काइनेटिक एनर्जी है, ये फिजिक्स में एक बहुत बड़ा मतलब रेवोल्यूशनरी कदम था। ठीक है, ये समझ आया, पर वो सवाल फिर से, गर्मी हमेशा गर्म चाय से ठंडे चम्मच में ही क्यों जाती है? चम्मच अपनी ठंडक चाय को क्यों नहीं दे देता? हाँ, यहीं पर बोल्ट्जमैन का जीनियस सामने आता है। उन्होंने कहा ये कोई पक्का नियम नहीं है, ये बस प्रोबेबिलिटी का खेल है, चांस की बात है। प्रोबेबिलिटी मतलब ये पक्का नहीं है कि चम्मच गर्म हो गई। देखिए, थियोरेटिकली नहीं, बोल्ट्जमैन का आइडिया थोड़ा सटल है। सोचिए, चाय में लाखों करोड़ों पार्टिकल्स हैं जो बहुत तेजी से भाग रहे हैं, चम्मच में पार्टिकल्स धीरे चल रहे हैं। ठीक। जब ये टकराते हैं तो स्टैटिस्टिकली मतलब आंकड़ों के हिसाब से ये कहीं ज्यादा लाइकली है कि तेज वाला पार्टिकल अपनी थोड़ी एनर्जी धीमे वाले को दे दे, बजाय इसके कि धीमा वाला तेज वाले से एनर्जी ले ले। हाँ, लाखों करोड़ों टक्करों के बाद नेट रिजल्ट यही होता है कि एनर्जी फैल जाती है गर्म से ठंडे की ओर। ऐसा होना कि ठंडा चम्मच गर्म चाय को और गर्म कर दे, ये इम्पॉसिबल नहीं है, पर उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी कम है कि प्रैक्टिकली वो कभी नहीं होता। अरबों खरबों में एक चांस, शायद उससे भी कम। ओह, तो ये सब बस स्टैटिस्टिक्स है। बिल्कुल, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहते हैं इसे। दुख की बात है कि बोल्ट्जमैन को अपने जीवन में इसके लिए रिकॉग्निशन नहीं मिला, काफी विरोध हुआ था उनके आइडियाज का। वाओ, और ये चीज हमें टाइम से कैसे जोड़ती है? यही तो असली मजा है। गर्मी का ये एक तरफा बहाव गर्म से ठंडे की तरफ, यही हमें बताता है कि भूतकाल क्या था और भविष्य क्या होगा। कैसे? कोई एग्जाम्पल? सोचिए एक पेंडुलम का, अगर उसमें कोई फ्रिक्शन ना हो, कोई हवा का रेजिस्टेंस ना हो, तो वह हमेशा एक जैसा झूलता रहेगा। ठीक। उसकी अगर आप फिल्म रिकॉर्ड करें और उल्टी चला दें तो भी वो बिल्कुल रियलिस्टिक लगेगी। आप बता नहीं सकते कि टाइम सीधा चल रहा है उल्टा। हाँ, सही बात है। पर जैसे ही फ्रिक्शन आता है, जो असल दुनिया में हमेशा होता है, पेंडुलम झूलते हुए हवा को गर्म करता है, अपने हिंज को गर्म करता है, वो एनर्जी खोता है और धीरे होकर रुक जाता है। एग्जैक्टली। ये है भविष्य। अब क्या आपने कभी देखा है कि एक रुका हुआ पेंडुलम कमरे की गर्मी को सोख कर अपने आप झूलना शुरू कर दे? नहीं, कभी नहीं। बस
यही है टाइम का एरो। गर्मी का फैलना फ्यूचर के डायरेक्शन दिखाता है। जिन फिजिकल प्रोसेसेस में गर्मी का लेन देन नहीं होता, उनमें पास्ट और फ्यूचर में कोई फंडामेंटल फर्क नहीं होता। कमाल है। तो टाइम का डायरेक्शन गर्मी के बहाव से जुड़ा है। आइंस्टाइन क्या सोचते थे इस बारे में? आइंस्टाइन का मानना था कि ये जो हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का फर्क महसूस करते हैं, ये शायद सिर्फ हमारा एक भ्रम है, एक इल्यूजन। इल्यूजन मतलब सब एक साथ मौजूद है। कुछ इस तरह का आइडिया। अब बोल्ट्जमैन की प्रोबेबिलिटी पर वापस आते हैं। आपने कहा था ये हमारी जानकारी की कमी से जुड़ा है। हाँ, मुझे ऐसा लगा जैसे हमें गुब्बारे के अंदर हर हवा के मॉलिक्यूल की एग्जैक्ट जगह और स्पीड नहीं पता, इसलिए हम पक्का नहीं बता सकते कि वो फटेगा या किधर उड़ेगा। सही। हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो खिड़की से बाहर जाकर पेड़ का चक्कर लगाकर वापस आ जाएगा। ये हाईली इम्प्रॉबेबल है। हाँ, पर यहाँ एक पॉइंट है, हमारी अज्ञानता रियलिटी को बदलती नहीं है। गुब्बारा तो फिजिक्स के नियमों के हिसाब से ही चलेगा, चाहे हम जाने या ना जाने। तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी उन मोटी मोटी प्रॉपर्टीज जैसे टेम्परेचर या प्रेशर के व्यवहार को डिस्क्राइब करती है जिनसे हम इंटरैक्ट करते हैं। हम हर पार्टिकल को ट्रैक नहीं कर सकते, तो हम उनके कलेक्टिव स्टैटिस्टिकल बिहेवियर की बात करते हैं। ओके, समझा। पर ये अभी का क्या चक्कर है? ये नाउ क्या है? फिजिक्स में इसका कोई मतलब है? यही तो बड़ा सवाल है। फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज में नाउ जैसी कोई चीज नहीं है। जैसे यहाँ का मतलब बोलने वाले पर डिपेंड करता है, वैसे ही अभी भी शायद सब्जेक्टिव है। तो क्या समय का बहना सिर्फ हमारा एहसास है? ये बहुत गहरा सवाल है, और ये मिस्ट्री और भी उलझ जाती है जब हम ग्रेविटी, क्वांटम मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स यानी गर्मी के साइंस को एक साथ लाने की कोशिश करते हैं। ये तीनों एक साथ कहाँ पर? ब्लैक होल्स में। यहीं स्टीवन हॉकिंग की ब्रिलियंट खोज आती है। उन्होंने दिखाया कि ब्लैक होल्स पूरी तरह ब्लैक नहीं हैं, वो गर्म होते हैं और रेडिएशन छोड़ते हैं। क्या बात कर रहे हैं? ब्लैक होल्स गर्म होते हैं? हाँ, इसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं, और ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अकेली ऐसी जगह है जहां हमें ग्रेविटी, जो ब्लैक होल बनाती है, क्वांटम मैकेनिक्स, जो रेडिएशन पैदा करती है, और थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि वहां हीट और टेम्परेचर है, तीनों को एक साथ देखना पड़ता है। वाओ! तो ब्लैक होल की गर्मी इन तीनों थ्योरीज को जोड़ने की चाबी है एक तरह की। रोजेटा स्टोन? बिल्कुल सही। ब्लैक होल फिजिक्स की रोजेटा स्टोन जैसे हैं। अगर हम ये समझ पाएं कि ये तीनों वहां कैसे एक साथ काम करते हैं, तो शायद हमें टाइम की असली नेचर का पता चल जाए। तो अगर सब कुछ समराइज करें, गर्मी बस एटम्स और मॉलिक्यूल्स की हलचल है, इसका बहाव गर्म से ठंडे की और प्रोबेबिलिटी का नतीजा है, और यही बहाव हमें टाइम के बीतने का एहसास दिलाता है। हाँ, और ये एहसास शायद उतना ऑब्जेक्टिव या रियल ना हो जितना हम सोचते हैं। तो अंत में सोचने के लिए क्या छोड़ेंगे आप? एक विचार ये है, क्या हो अगर समय बहता ही ना हो? क्या हो अगर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब एक साथ मौजूद हो, एक ब्लॉक यूनिवर्स में, और हम अपनी चेतना और दुनिया को समझने के स्टैटिस्टिकल तरीके की वजह से इसमें से गुजरते हुए महसूस करते हों? मतलब हम समय में बह नहीं रहे, बल्कि समय में से गुजर रहे हैं। शायद ये बस एक संभावना है। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। फिजिक्स अभी भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रही है। Now starting 7th lesson, ourselves, हम स्वयं। नमस्कार। आज हम विज्ञान की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस बड़ी सी दुनिया में हम यानी इंसान आखिर हैं कौन? क्या हम सिर्फ एटम्स और पार्टिकल्स का झुंड है? हमारी पहचान, हमारे एहसास इस विशाल यूनिवर्स में कहाँ फिट होते हैं? हाँ, ये बहुत गहरे सवाल हैं। ये चर्चा कार्लो रोवेली की किताब हेल्गोलैंड, जिसका अनुवाद शायद अपने अंदर बंद होना जैसा हो, कि कुछ विचारों पर आधारित है। मकसद है साइंस की नजर से ये देखना कि हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा कैसे हैं। बिल्कुल। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो पहली बात ये कि हम दुनिया को बाहर से देखने वाले कोई दर्शक नहीं है। सही। हम खुद उसी दुनिया का हिस्सा हैं। जिन एटम से पहाड़ या तारे बने हैं, उन्हीं से हम भी बने हैं। बिल्कुल। और ये समझ मतलब धीरे धीरे आई है। पहले हम क्या सोचते थे कि सारी कायनात हमारे इर्द गिर्द घूमती है। हाँ, वो तो पुरानी सोच थी। फिर पता चला अरे ऐसा नहीं है। हम सोचते थे हम जानवरों, पेड़ पौधों से एकदम अलग है। पर साइंस ने दिखाया कि हमारे और आप सोचिए तितलियों या पेड़ों के पूर्वज कभी एक ही थे। अच्छा। हाँ, ये कुछ ऐसा है जैसे कोई बच्चा बड़ा होकर समझता है कि दुनिया सिर्फ उसके लिए नहीं बनी है। अच्छा, तो मतलब हम नेचर के शिखर पर नहीं हैं, जैसा कुछ पुराने थिंकर्स मानते थे। हाँ, कि इंसान सबसे ऊपर है। हाँ, वो ख्याल।
विज्ञान की रोशनी में वो अब थोड़ा बच्चों की कहानी जैसा लगता है। हाँ, हम खास हैं, पर सिर्फ अपनी नजर में, जैसे हर बच्चा अपनी माँ के लिए खास होता है। बाकी प्रकृति के लिए हम अरबों गैलेक्सीज के विशाल समंदर में एक छोटे से कोने में बसी एक और स्पीशीज है बस। ये बात तो सोचने वाली है। तो हम दुनिया की जो तस्वीरें अपने मन में बनाते हैं, हाँ, वो असलियत से कितनी मिलती जुलती हैं। यहाँ कुछ दिलचस्प बात है शायद। हाँ बिल्कुल। हमारे जानने और असलियत के बीच कई रुकावटें हैं, फिल्टर्स हैं एक तरह से। फिल्टर्स? जैसे हमारी अपनी जानकारी की कमी, हमारी अज्ञानता, हमारी सेंसेस की सीमाएं, हम दुनिया को सीधे सीधे नहीं देख पाते। अच्छा। साइंस जो है वो कहानियां नहीं घड़ता। ये ऐसा है जैसे आप जंगल में सुबह हिरण के ताजे निशान देखें। आप हिरण को नहीं देख रहे, पर निशानों का पीछा करके उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। सही। यही विज्ञान का तरीका है, सुरागों का पीछा करना, ये जानते हुए कि हम गलत हो सकते हैं, पर अगर अच्छे से खोजें तो सच के करीब पहुंच सकते हैं। ठीक है। अगर दुनिया को समझना इतना घुमावदार है, तो फिर जानकारी मतलब इंफॉर्मेशन का क्या? वो तो हर जगह है। हाँ, है तो। बारिश की बूंद में बादल की खबर है, डीएनए में हमारे शरीर का ब्लूप्रिंट है, तो हमारे सोचने में ऐसा क्या खास है? ये बहुत बड़ा सवाल है एक्चुअली, और साइंस इस पर काम कर रहा है। अच्छा। हाँ, जैसे एक दिलचस्प थियरी है जूलियो टोनोनी की, इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन थियरी। इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन थियरी? हाँ, ये समझने की कोशिश करती है कि कैसे दिमाग में अलग-अलग जानकारी का एक साथ जुड़ना और प्रोसेस होना शायद वही चेतना यानी कॉन्शियसनेस का अनुभव पैदा करता है। मतलब जानकारी का सिर्फ होना नहीं, बल्कि उसका आपस में जुड़ना। एग्जैक्टली, उसका इंटीग्रेट होना अहम है। अभी तस्वीर पूरी साफ नहीं है, पर हाँ, धुंध थोड़ी छंट रही है। एक और उलझन मेरे मन में आ रही है। बताइए। अगर हम भी प्रकृति के नियमों, लॉज ऑफ नेचर से बंधे हैं, तो क्या हमारे पास सच में फैसले लेने की आजादी मतलब फ्री विल है? देखिए, ये एक क्लासिक सवाल है और इसमें कोई विरोधाभास, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है जैसा लगता है। नहीं है? कैसे? आजाद होने का मतलब ये नहीं कि हम फिजिक्स के नियम तोड़ सकते हैं। मैं चाहूं तो उड़ नहीं सकता। हाँ, वो तो है। आजादी का मतलब है कि हमारा बर्ताव बाहरी दबाव से तय नहीं हो रहा, बल्कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में, हमारे न्यूरॉन्स के नेटवर्क में, उससे तय होता है। अच्छा। जैसा स्पिनोजा ने कहा था, मैं और मेरा दिमाग दो अलग चीजें नहीं, एक ही हैं। हमें आजादी शायद इसलिए महसूस होती है क्योंकि हम अपने दिमाग की पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को, उसकी जटिलता को समझ नहीं पाते। तो फिर हमारी भावनाएं, गुस्सा, प्यार, नैतिकता, ये सब भी नेचुरल हैं, मतलब फेक नहीं? हाँ बिल्कुल, ये चीजें इसलिए कम असली नहीं हो जाती कि ये नेचर का हिस्सा है या इनके कुछ रूप जानवरों में भी मिलते हैं। सही। बल्कि ये इसलिए ज्यादा कीमती हैं क्योंकि ये असली हैं। ये उस जटिल सच्चाई का हिस्सा है जिससे हम बने हैं। हमारी जानने की इच्छा, हमारी क्यूरोसिटी, ये भी तो हमारे नेचर का ही हिस्सा है। किताब में एक और थोड़ी चौंकाने वाली बात का जिक्र है। क्या? कि शायद हम इंसान ज्यादा लंबे समय तक इस धरती पर ना रहें। हाँ, लेखक का ये मानना है कि हमने अपने एनवायरनमेंट में जो बदलाव किए हैं, शायद हम उन्हें झेल ना पाए। ये सोचना थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ है, लेकिन जैसे हम अपनी मौत को, अपनी इंडिविजुअल मोर्टेलिटी को स्वीकार करना सीखते हैं, शायद वैसे ही अपनी पूरी सभ्यता के अंत की संभावना को भी देख सकते हैं। ये नेचर का चक्र है, तारे भी बनते हैं और मरते हैं। सही बात। जीवन शायद इसीलिए इतना कीमती है क्योंकि ये हमेशा के लिए नहीं है, ये एफेमोरल है, क्षणभंगुर। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? What does this all mean आखिर में? निचोड़ मेरे ख्याल से ये है कि हम इस कुदरत से अलग नहीं हैं। हम इसी का एक अनोखा, सोचने समझने वाला हिस्सा हैं। ये अजीब, रंगीन, हैरान कर देने वाली दुनिया जिसे हम साइंस के जरिए खोज रहे हैं, ये हमारा घर है। हमारा घर? हाँ, हम उसी सितारों की धूल, उसी स्टारडस्ट से बने हैं जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। हम अलग नहीं, हम जुड़े हुए हैं। तो हमने देखा कि साइंस कैसे हमें एक तरह से आईना दिखाता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। हम प्रकृति का ही एक सुर हैं, एक रंग हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल शायद हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं सोचने को। हाँ जरूर। अगर हम प्रकृति का इतना अटूट हिस्सा हैं और हमारे अंदर जानने की इतनी गहरी प्यास है, ये क्यूरियोसिटी है, तो ये समझ और ये जिज्ञासा हमें आगे क्या करने के लिए प्रेरित करती है, खासकर तब जब हमें ये भी पता है कि हम कितने नाजुक, कितने फ्रेजाइल हैं। ऑडियो बुक
7 ब्रीफ लेसन्स ऑन फिजिक्स सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि कार्लो रोवेली की यह शानदार किताब आपको पसंद आई होगी और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में आपको मजा आया होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी फिजिक्स के इस अद्भुत सफर का हिस्सा बन सकें। और हाँ, ऐसे ही और दिलचस्प ऑडियो कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप आगे कौन सी ऑडियो बुक सुनना चाहेंगे, हमें कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।